सब्सक्राइब कीजिए टारगेट विद एसएससी 360 चैनल को और दबाइए बेल आइकॉन लेटेस्ट एजुकेशन वीडियोज़ और अपडेट्स की नोटिफिकेशन पाने के लिए। वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय चैनल। आज हम लोग जूनियर भर्ती परीक्षा के विज्ञान वर्ग के छात्रों के लिए विज्ञान के टॉप 50 प्रश्नों की एक श्रृंखला प्रस्तुत कर रहे हैं। अगर आप लोग इस पूरे प्रश्नों को एक साथ देख लेते हैं और एक या दो बार रिवाइज कर लेते हैं तो ये प्रश्न आपको लर्न भी हो जाएंगे और इन्हीं प्रश्नों में से लगभग 5 या 10 नंबर का आपको सीधे भर्ती में प्रश्न मिलने वाले हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 1 क्या है। जो हमारी सीरीज स्टार्ट हो रही है वो 1801 से हो रही है, 1850 तक हम लोग चलेंगे। तो आइए देखते हैं। एक व्यक्ति जिसका पृथ्वी पर भार 62 किग्रा है, उसका भार चंद्रमा पर लगभग 10 किग्रा होगा। अंतरिक्ष में उसका भार क्या होगा? तो सबसे पहले जान लीजिए, अगर कोई सी भी पिंड का भार पृथ्वी पर कुछ भी है तो चंद्रमा पर उसका भार कितने गुना हो जाता है? 1/6 गुना हो जाता है। तो किसी भी वस्तु का चंद्रमा पर भार पृथ्वी के भार का 1/6 गुना हो जाता है तथा उसी पिंड का कोई भी पिंड हो उसका अंतरिक्ष में भार क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो अब इसके हम लोग डायरेक्ट आंसर को जान देते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब 0, 35 किग्रा, 54 किग्रा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए 0 है। अब हम लोग आ जाते हैं प्रश्न संख्या 2 पे। तो हमारा प्रश्न संख्या 2 क्या है? चलिए देखते हैं। जब कुएं से पानी को बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है कि बाल्टी, सभी लोगों ने कुआं तो देखा ही होगा और बाल्टी से पानी भी बहुत से लोगों ने क्या किया है? कुएं से पानी भरा हुआ है बाल्टी के द्वारा, बहन के द्वारा। तो आइए देखते हैं। पानी की सतह से ऊपर भारी हो गई है, अर्थात जब बाल्टी ऊपर लेते हैं, जैसे ही बाल्टी पानी की सतह से ऊपर आती है क्या हो जाती है? भारी हो जाती है। पानी की सतह से ऊपर हल्की हो गई है। पानी से बाहर आकर स्थिरता खो बैठी है। पानी से बाहर आकर उसके द्रव्यमान में प्राप्ति हुई है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। हम आपको 5 सेकंड का समय दे रहे हैं। चलिए देखते हैं कितने लोग इसका सही आंसर कमेंट बॉक्स में बताते हैं। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, पानी की सतह से ऊपर क्या हो जाती है? बाल्टी बाहरी हो जाती है। जब कुएं से पानी खींचते हैं तो जैसे ही पानी का लेवल और बाल्टी का लेवल, जैसे पानी बाहर से बाल्टी बाहर निकलती है कुएं से, तुरंत ही वो पानी के सतह को छोड़ते ही उसका वेट क्या होता है? बढ़ जाता है। तो चलिए देखते हैं हम लोग अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 3। समान गति से जा रहे हवाई जहाज से यदि एक बम नीचे गिराया जाता है तो बम के नीचे पहुंचने तक हवाई जहाज की स्थिति क्या होगी? तो बम के ठीक ऊपर होगा, बम गिरने के स्थान से आगे होगा, बम गिरने के स्थान से पीछे होगा, आगे या पीछे उसकी गति पर निर्भर करेगा। तो क्लियर है। अगर हम किसी चीज़ को, हमें जड़त्व के नियम में बताया गया था, अगर कोई वस्तु गति के अवस्था में है तो वो किस अवस्था में रहेगी? गति के ही अवस्था में रहेगी। यदि वह विरामावस्था में है तो विरामावस्था में रहेगी। तो अर्थात क्लियर क्या है? अगर क्या है, हवाई जहाज क्या कर रहा है? उड़ रहा है। जब हवाई जहाज उड़ रहा है तो बम भी उसके साथ में क्या कर रहा है? गति कर रहा है, अर्थात उड़ रहा है। तो क्या रहेगा? बम के ठीक ऊपर रहेगा। तो बम के ठीक ऊपर रहेगा। जब बम नीचे गिरेगा, पहुंचेगा, तो हवाई जहाज भी क्या रहेगा? बम के ठीक ऊपर ही रहेगा। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 1 है। इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए है। चलिए आ जाते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित सिद्धांत पर रॉकेट कार्य करता है।
तो रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? अभी जस्ट हम पिछली सीरीज में, जिसमें हमने आपको साइंस के 30 क्वेश्चन कराए थे, उसमें रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता था बताए थे। तो इसका सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। चलिए हम इसके ऑप्शन देखते हैं। आवोगाद्रो अवधारणा, ऊर्जा संचरण, संवेग संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण है, संवेग संरक्षण है, बर्नौली सिद्धांत है। तो रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? चलिए इसका हम लोग सही आंसर जानते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बर्नौली के सिद्धांत पर रॉकेट कार्य करता है। चलिए देखते हैं हम अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न कौन सा है? लोहे की एक गेंद जिसका पृथ्वी पर भार 10 किग्रा है का अंतरिक्ष में भार होगा। तो अभी हम जस्ट आज के पहले ही क्वेश्चन पे बात करें हैं। अगर पृथ्वी पर भार 10 किग्रा है तो चंद्रमा पर 1/6 गुना होगा। और अंतरिक्ष में किसी भी चीज़ का भार हमेशा क्या रहेगा? शून्य रहेगा। अंतरिक्ष में किसी भी चीज़ का भार हमेशा क्या रहेगा? शून्य रहेगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 0 किग्रा। लोहे की एक गेंद जिसका पृथ्वी पर भार 10 किग्रा है और तो अंतरिक्ष में इसका भार क्या हो जाएगा? 0 किग्रा हो जाएगा। आ जाइए हम लोग अगले प्रश्न पर बात करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, वायुमंडलीय दाब का अचानक गिरना इंगित करता है। जो वायुमंडलीय दाब है इसकी इकाई क्या होती है? ये आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। आइए देखते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। वायुमंडलीय दाब का अचानक गिरना इंगित करता है। ऑप्शन नंबर 1 तूफान को, ऑप्शन नंबर बी वर्षा को, ऑप्शन नंबर सी स्वच्छ मौसम को, ऑप्शन नंबर डी शीत लहर को। तो जल्दी से इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 1, वायुमंडलीय दाब का अचानक गिरना तूफान को इंडिकेट करता है। और हमने अभी आपसे पूछा था वायुमंडलीय दाब की इकाई क्या है? तो इसकी इकाई क्या है? क्या है? दाब को किस चीज़ से मापते हैं? पास्कल के द्वारा मापा जाता है। आइए हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, पानी से भरे एक बीकर में एक बर्फ़ का टुकड़ा तैर रहा है। जब संपूर्ण बर्फ़ पिघल जाएगी तो ऑप्शन नंबर 1 पानी की सतह नीचे आ जाएगी, पानी की सतह ऊपर उठ जाएगी, पानी की सतह पहले ऊपर उठेगी और फिर नीचे आएगी, ऑप्शन नंबर डी पानी की सतह अपरिवर्तित रहेगी। तो क्लियर? जल्दी से जिन लोगों का इसको आंसर पता है आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे दीजिए। तो क्लियर? हम लोग जानते हैं कि अगर हम किसी भी चीज़ में, अगर कोई बर्तन है उसके अंदर पानी भरा है, उसमें कोई बर्फ़ का टुकड़ा रख देते हैं तो क्या होता है? अचानक अगर उसका तल उड़ गया तो उतना ही रहेगा। क्लियर? अगर चाहे पूरी बर्फ़ गल जाए, चाहे उसमें बर्फ़ रखी रहे, क्या हो जाएगा? उसका आयतन में कोई भी परिवर्तन होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। तो पानी की सतह क्या रहेगी? अपरिवर्तित रहेगी। चलिए देखते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, निम्नलिखित तत्वों में से कौन अर्धचालक है? ऑप्शन नंबर 1 एल्युमिनियम, ऑप्शन नंबर बी सिलिकॉन, ऑप्शन नंबर सी चांदी, ऑप्शन नंबर डी सीसा। तो जल्दी से आप लोग इसका सही आंसर कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, जिसके लिए आप लोगों को 5 सेकंड का समय दिया जा रहा है। चलिए हम लोग देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या है? सिलिकॉन। क्लियर? तो निम्नलिखित में से कौन अर्धचालक है? वो क्या है? सिलिकॉन है। आइए हम लोग अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। तेल जल के तल पर फैल जाता है क्योंकि तेल जल की अपेक्षा अधिक घना है, तेल जल की अपेक्षा कम घना है। ऑप्शन नंबर 3 है तेल का तल तनाव पानी से अधिक है। ऑप्शन नंबर डी है तेल का तल तनाव पानी से
कम है। तो हमारा प्रश्न क्या था? तेल जल के तल पर फैल जाता है क्योंकि तेल का तल तनाव पानी से कम होता है। तो क्लियर, इसका आंसर नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर डी सही है। आ जाते हैं हम अगले प्रश्न पे। ध्वनि का वेग अधिकतम होता है। तो ध्वनि का वेग किस में सबसे अधिकतम होता है? निर्वात में, पानी में, स्टील में, हवा में। तो इसके लिए हम आपको 5 सेकंड का समय दे रहे हैं। आप लोग जल्दी से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। ध्वनि का वेग अधिकतम होता है। ध्वनि का वेग अधिकतम किस में होता है? स्टील के अंदर होता है। चलिए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यदि BA, BW, BS क्रमशः वायु, जल एवं इस्पात में ध्वनि के वेग हों तो ऑप्शन नंबर 1 BA स्मॉलर देन BW स्मॉलर देन BS। ऑप्शन नंबर बी BS स्मॉलर देन BW स्मॉलर देन BA। ऑप्शन नंबर सी BW स्मॉलर देन BS स्मॉलर देन BA। उसके बाद ऑप्शन नंबर डी है BW स्मॉलर देन BA स्मॉलर देन BS। तो जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर है BA स्मॉलर देन BW स्मॉलर देन BS। क्लियर? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। आ जाते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, चमगादड़ अंधेरी रातों में उड़ सकते हैं और अपना शिकार भी कर सकते हैं। इसका कारण है ऑप्शन नंबर 1 इनकी आँखों के तार बड़े होते हैं। ऑप्शन नंबर बी उनकी रात दृष्टि बहुत अच्छी होती है। ऑप्शन नंबर सी प्रत्येक चिड़िया ऐसा कर सकती है। ऑप्शन नंबर डी ये परध्वनि तरंगे निकालते हैं और उन्हीं के द्वारा निर्देशित होते हैं। तो क्लियर? तो इसका ये पराध्वनि तरंगे निकालते हैं। क्लियर? परध्वनि नहीं, पराध्वनि लिखा हुआ है। तो जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका सही आंसर बता दीजिए। इसका सही आंसर क्या है, जिसके लिए आप लोगों को 5 सेकंड का टाइम दिया जा रहा है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी ये पराध्वनि तरंगे निकालते हैं और उन्हीं के द्वारा निर्देशित होते हैं। आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पराश्रव्य तरंगों के बारे में निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन नंबर 1 ये कीड़ों को नष्ट कर सकती हैं। ऑप्शन नंबर बी ये कपड़ों से धूल हटाकर उन्हें साफ कर सकती हैं। ऑप्शन नंबर सी इनका उपयोग बीमारियों के उपचार के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी ये स्वचालित दरवाज़ों को नियंत्रित कर सकती हैं। तो जल्दी से आप लोग इसका सही आंसर कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। इसका सही आंसर है इसका सही आंसर क्या है? चलिए ऑप्शन नंबर देख लीजिए। उक्त कथनों में 1 व 2 सही हैं, 3 तथा 4 सही हैं। ऑप्शन सी 1, 2 और 3 सही हैं। ऑप्शन डी सभी सही हैं। तो जल्दी से बताइए पराश्रव्य तरंगों के बारे में कौन सा कथन सही है? इसका कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका ऑप्शन सही है ऑप्शन नंबर डी सभी कथन सही हैं। तो क्लियर? पराश्रव्य तरंगें क्या करती हैं? कीड़ों को नष्ट कर सकती हैं। ये कपड़ों से धूल हटाकर उन्हें साफ कर सकती हैं। इनका उपयोग बीमारियों के उपचार के लिए भी किया जाता है। चलिए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, सीटी स्कैन करने में प्रयोग में लाई जाती हैं अवरक्त किरणें,
पराश्रव्य तरंगें, दृश्य प्रकाश, एक्स किरणें। तो सीटी स्कैन करने में किस तरीके के तरंगों का प्रयोग करते हैं, किस तरीके के किरणों का प्रयोग करते हैं, जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए। सीटी स्कैन करने में हम लोग किस तरीके के तरंगों का प्रयोग करते हैं? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, एक्स किरणों का। चलिए देखते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न क्या है? राडार का प्रयोग मुख्य रूप से किया जाता है। तो राडार का प्रयोग किस चीज़ में मुख्य रूप से किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए, प्रकाश तरंगों द्वारा वस्तुओं का पता लगाने के लिए। ऑप्शन नंबर बी, ध्वनि तरंगों को परावर्तित करके वस्तुओं का पता लगाने के लिए। ऑप्शन नंबर सी, रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की उपस्थिति और स्थिति ज्ञात करने के लिए। ऑप्शन नंबर डी, वर्षा के जल भरे बादलों का पीछा करने में। तो जल्दी से इसका सही बताइए, राडार का प्रयोग मुख्य रूप से किसमें किया जाता है? चलिए देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की उपस्थिति और स्थिति ज्ञात करने के लिए करते हैं। तो राडार का प्रयोग रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की उपस्थिति और स्थिति ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है। चलिए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, सोनार में हम उपयोग करते हैं। ऑप्शन ए, रेडियो तरंगों का। ऑप्शन बी, श्रव्य ध्वनि तरंगों का। ऑप्शन सी, पराश्रव्य तरंगों का। और ऑप्शन नंबर डी, अपश्रव्य तरंगों का। तो जल्दी से आप लोग इसका सही आंसर कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है, सोनार में हम लोग पराश्रव्य तरंगों का प्रयोग करते हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। शरीर की सतह से स्वेदन, पसीना बहना द्वारा जल की हानि निर्भर करती है। तो शरीर की सतह से स्वेदन अर्थात पसीना बहना जिसे कहते हैं, जिसे जो जल की हानि निर्भर करती है, ये किसके वजह से निर्भर करती है? ऑप्शन ए, केवल वातावरण के ताप पर। ऑप्शन बी, केवल वातावरण की नमी पर। ऑप्शन सी, उपर्युक्त दोनों। ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या है? जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उपर्युक्त दोनों। तो शरीर की सतह से स्वेदन द्वारा जल की हानि किस पर निर्भर करती है? केवल वातावरण के ताप पर और केवल वातावरण की नमी पर। तो अर्थात इन केवल से कोई फायदा नहीं है, यहाँ पे वातावरण के ताप और वातावरण की नमी अर्थात दोनों पर निर्भर करता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न, रेफ्रिजरेटर अर्थात फ्रिज में खाद्य पदार्थ ताज़ा रखने हेतु सुरक्षित तापमान है 4 डिग्री सेल्सियस, 8 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री सेल्सियस। तो जल्दी से आप लोग इसका सही ऑप्शन कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, 4 डिग्री सेल्सियस। तो रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ ताज़ा रखने हेतु सुरक्षित तापमान क्या है? 4 डिग्री सेल्सियस। चलते देखते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, बादल आच्छादित रातें स्वच्छ आकाश वाली रातों से अधिक गर्म होती हैं। अर्थात जब बादल आसमान में घेरे हुए रहते हैं और साफ आसमान से क्या होती हैं, वो रातें अधिक गर्म होती हैं। इसका रीज़न क्या है? चलिए देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1, बादल पृथ्वी तथा हवा से ऊष्मा का विकिरण रोकता है। ऑप्शन नंबर 2, बादल दिन में सूर्य की रोशनी को ग्रहण करते हैं और रात को गर्मी का विकिरण
करते हैं। ऑप्शन नंबर सी, बादल वातावरण को आर्द्र बनाते हैं तथा ऊष्मा उत्पन्न करते हैं। ऑप्शन नंबर डी, बादल हवा की गति को अवरुद्ध करके उष्णता उत्पन्न करते हैं। तो चलिए सही आंसर आप लोग तुरंत कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए। तो इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बादल पृथ्वी तथा हवा से ऊष्मा का विकिरण रोकते हैं। क्लियर? इसी वजह से बादल वाली रातें साफ वाली रातों से अधिक क्या होती हैं? गर्म होती हैं। आइए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, थर्मोस्टेट का कार्य है। थर्मोस्टेट का कार्य है। ऑप्शन नंबर एक, तापमान को कम करना। ऑप्शन नंबर दो, हिमायन ताप को बढ़ाना। ऑप्शन नंबर तीन, एक समान तापमान को बनाए रखना। ऑप्शन नंबर चार, गलनांक को घटाना। तो जल्दी से आप लोग सही आंसर बता दीजिए। इसका सही आंसर है थर्मोस्टेट का कार्य एक समान तापमान को बनाए रखना। तो थर्मोस्टेट का क्या कार्य है? एक समान तापमान को बनाए रखना। चलिए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में समय लगता है। तो इस प्रश्न का सभी लोगों को आंसर पता है और जल्दी से इसका आंसर आप लोग बता दीजिए। इसका आंसर क्या है? इसके लिए हमें ऑप्शन पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 8 मिनट। तो प्रकाश को सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? 8 मिनट लगता है। तो चलिए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। श्वेत वस्त्र काले वस्त्रों की अपेक्षा ठंडे होते हैं क्योंकि? श्वेत वस्त्र काले वस्त्रों की अपेक्षा ठंडे होते हैं क्योंकि ये पूर्ण प्रकाश अवशोषित कर लेते हैं, ये प्रकाश अभिच्छेदन रोकते हैं, ये सूर्य के प्रकाश को पूर्णतः ठंडा करते हैं, ये संपूर्ण प्रकाश को परावर्तित करते हैं। तो जल्दी से इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए। श्वेत प्रकाश काले वस्त्रों की अपेक्षा ठंडे होते हैं क्योंकि ये संपूर्ण प्रकाश को परावर्तित कर देते हैं। इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, ये संपूर्ण प्रकाश को परावर्तित करते हैं। चलिए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, प्रकाश ऊर्जा का ऑप्टिकल फाइबर में संचरण निम्नलिखित घटना के अनुप्रयोग द्वारा किया जाता है। तो प्रकाश ऊर्जा का ऑप्टिकल फाइबर में संचरण अर्थात संचलन किसके द्वारा किया जाता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के तहत, अवशोषित शक्ति के द्वारा, प्रकीर्णन के द्वारा, अपवर्तन के द्वारा। तो जल्दी से आप लोग इसका सही आंसर बता दीजिए। इसका सही आंसर है ऑप्टिकल फाइबर में संचरण प्रकाश का किस माध्यम से करते हैं? ऑप्शन नंबर एक, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के माध्यम से हम लोग करते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स समूह से संबंधित नहीं है? तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स समूह से संबंधित नहीं है, जिसके 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन नंबर एक, थायमीन। ऑप्शन नंबर बी, राइबोफ्लेविन। और इसका ऑप्शन नंबर सी है रेटिनॉल। और ऑप्शन नंबर डी है पारिडॉक्सिन। तो कौन सा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स समूह से संबंधित नहीं है? थायमीन, राइबोफ्लेविन, रेटिनॉल, पारिडॉक्सिन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, पारिडॉक्सिन। पारिडॉक्सिन विटामिन बी कॉम्प्लेक्स समूह से संबंधित नहीं है। चलिए देखते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, इंद्रधनुष दिखाई पड़ता है। तो सबसे पहले ऑप्शन नंबर एक है, पतली झिल्लियों द्वारा व्यक्तीकरण के कारण।
ऑप्शन नंबर बी सूर्य के प्रकाश के विक्षेपण के कारण। ऑप्शन नंबर सी सूर्य के प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। ऑप्शन नंबर डी सूर्य के प्रकाश के विवर्तन के कारण। तो आप लोग जल्दी से 5 सेकंड के टाइम में इसका आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी सूर्य के प्रकाश के विक्षेपण के कारण। इंद्रधनुष हमेशा किस वजह से दिखाई पड़ता है? सूर्य के प्रकाश के विक्षेपण के कारण। चलिए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है जल के अंदर वायु का बुलबुला व्यवहार करता है। तो जल के अंदर वायु का बुलबुला किस तरीके से व्यवहार करता है? जिसका ऑप्शन नंबर 1 है द्विफेसी लेंस जैसा, अभिसारी लेंस जैसा, अपसारी लेंस जैसा, शंक्वाकार लेंस जैसा। तो जल्दी से आप लोग इसका आंसर बता दीजिए। जल के अंदर वायु का बुलबुला व्यवहार करता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी अपसारी लेंस जैसा। तो जल के अंदर वायु का बुलबुला अपसारी लेंस जैसा व्यवहार करता है। चलिए हम लोग देखते हैं हम अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न क्या है? मानव की सामान्य स्वस्थ आँख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी मानी जाती है। मानव की सामान्य स्वस्थ आँख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी मानी जाती है 50 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। तो आप लोग जल्दी से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी 25 सेंटीमीटर। मानव की सामान्य स्वस्थ आँख के लिए स्पष्ट दूरी अर्थात स्पष्ट दृष्टि के लिए न्यूनतम दूरी कितनी मानी जाती है? 25 सेंटीमीटर मानी जाती है। चलिए हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है? CFL का पूर्ण रूप है कॉम्पैक्ट फ्लोरिसेंट लैंप, सेंट्रली फिक्स्ड लैंप, केमिकल फ्लोरिसेंट लैंप, कंडेंस्ड फ्लोरिसेंट लैंप। तो जल्दी से आप लोग इसका सही आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए। CFL का पूर्ण रूप क्या है? तो CFL का पूर्ण रूप क्या है? कॉम्पैक्ट फ्लोरिसेंट लैंप। जो इसका ऑप्शन नंबर ए दिया गया है कॉम्पैक्ट फ्लोरिसेंट लैंप, ये क्या है? CFL का पूर्ण रूप है। अगर आप लोगों को हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो आप लोग हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। चलिए देखते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है निकट दृष्टि दोष मायोपिया अर्थात निकट दृष्टि दोष ये पूछेंगे या मायोपिया पूछेंगे। दोनों में से कभी कभी साथ में दे देते हैं या किसी एक को अलग अलग देंगे। वाला व्यक्ति देख सकता है नज़दीक स्थित वस्तु को स्पष्ट रूप से, दूर स्थित वस्तु को स्पष्ट रूप से, नज़दीक एवं दूर स्थित वस्तु दोनों को स्पष्ट रूप से, इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से आप लोग इसका सही आंसर कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। निकट दृष्टि दोष के लिए किस लेंस का प्रयोग करते हैं? क्लियर। उसके बाद निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति किस तरीके की वस्तु को देख सकता है? तो इसका सही आंसर क्या है? निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग करते हैं? अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। किस लेंस का प्रयोग करते हैं? अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। तथा निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति अर्थात मायोपिया वाला व्यक्ति देख सकता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? नज़दीक स्थित वस्तु को स्पष्ट रूप से अर्थात निकट में नज़दीक वाली वस्तु को स्पष्ट रूप से देखते हैं, दूर में दूर वाली वस्तु को
स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग करते हैं? अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। तो चलिए हमारा अगला प्रश्न, जो आज के प्रश्न की श्रृंखला से लास्ट प्रश्न है, क्योंकि प्रश्नों की संख्या ज़्यादा हो जाएगी और वीडियो क्या हो जाएगा, बहुत लॉन्ग हो जाएगा, जिसके लिए हम 30 पे ही से समाप्त करते हैं। हम इसे आगे के प्रश्न श्रृंखला में आगे के प्रश्नों को पूरा करेंगे। चलिए देखिए अगला प्रश्न है, मृग मरीचिका का कारण है। ऑप्शन नंबर 1 प्रकाश का व्यक्तीकरण, प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का ध्रुवण, प्रकाश का पूर्णांतरिक परावर्तन। तो मृग मरीचिका का क्या कारण है? आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका सही आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो मृग मरीचिका का क्या कारण है? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन की घंटे को दबा सकते हैं कि जैसे ही हमारा कोई भी वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय चैनल। आज हम लोग जूनियर भर्ती परीक्षा के विज्ञान वर्ग के छात्रों के लिए विज्ञान के टॉप 50 प्रश्नों की एक श्रृंखला प्रस्तुत कर रहे हैं। अगर आप लोग इस पूरे प्रश्नों को एक साथ देख लेते हैं और 1 या 2 बार रिवाइज कर लेते हैं तो ये प्रश्न आपको लर्न भी हो जाएंगे और इन्हीं प्रश्नों में से लगभग 5 या 10 नंबर का आपको सीधे भर्ती में प्रश्न मिलने वाले हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 1 क्या है। जो हमारी सीरीज स्टार्ट हो रही है वो 1801 से हो रही है, 1850 तक हम लोग चलेंगे। तो आइए देखते हैं, एक व्यक्ति जिसका पृथ्वी पर भार 62 किग्रा है, उसका भार चंद्रमा पर लगभग 10 किग्रा होगा। अंतरिक्ष में उसका भार क्या होगा? तो सबसे पहले जान लीजिए, अगर किसी भी पिंड का भार पृथ्वी पर कुछ भी है तो चंद्रमा पर उसका भार कितने गुना हो जाता है? 1/6 गुना हो जाता है। तो किसी भी वस्तु का चंद्रमा पर भार पृथ्वी के भार का 1/6 गुना हो जाता है तथा उसी पिंड का कोई भी पिंड हो उसका अंतरिक्ष में भार क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो अब इसके हम लोग डायरेक्ट आंसर को जान देते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब 0, 35 किग्रा, 54 किग्रा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए 0 है। अब हम लोग आ जाते हैं प्रश्न संख्या 2 पे। तो हमारा प्रश्न संख्या 2 क्या है? चलिए देखते हैं। जब कुएं से पानी को बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है कि बाल्टी, सभी लोगों ने कुआं तो देखा ही होगा और बाल्टी से पानी भी बहुत से लोगों ने क्या किया है, कुएं से पानी भरा हुआ है बाल्टी के द्वारा, बहन के द्वारा। तो आइए देखते हैं, पानी की सतह से ऊपर भारी हो गई है, अर्थात जब बाल्टी ऊपर लेते हैं, जैसे ही बाल्टी पानी की सतह से ऊपर आती है क्या हो जाती है? भारी हो जाती है। पानी की सतह से ऊपर हल्की हो गई है। पानी से बाहर आकर स्थिरता खो बैठी है। पानी से बाहर आकर उसके द्रव्यमान में प्राप्ति हुई है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। हम आपको 5 सेकंड का समय दे रहे हैं। चलिए देखते हैं कितने लोग इसका सही आंसर कमेंट बॉक्स में बताते हैं। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, पानी की सतह से ऊपर क्या हो जाती है? बाल्टी बाहरी हो जाती है। जब कुएं से पानी खींचते हैं तो जैसे ही पानी का लेवल और बाल्टी का लेवल, जैसे पानी बाहर से बाल्टी बाहर निकलती है कुएं से, तुरंत ही वो पानी के सतह को छोड़ते ही उसका वेट क्या होता है? बढ़ जाता है। तो चलिए देखते हैं हम लोग अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 3। समान गति से जा रहे हवाई जहाज से यदि एक बम नीचे गिराया जाता है तो बम के नीचे पहुंचने तक हवाई जहाज की स्थिति क्या होगी?
तो बम के ठीक ऊपर होगा, बम गिरने के स्थान से आगे होगा, बम गिरने के स्थान से पीछे होगा, आगे या पीछे उसकी गति पर निर्भर करेगा। तो क्लियर है। अगर हम किसी चीज़ को, हमें जड़त्व के नियम में बताया गया था, अगर कोई वस्तु गति के अवस्था में है तो वो किस अवस्था में रहेगी? गति के ही अवस्था में रहेगी। यदि वह विरामावस्था में है तो विरामावस्था में रहेगी। तो अर्थात क्लियर क्या है? अगर क्या है, हवाई जहाज़ क्या कर रहा है? उड़ रहा है। जब हवाई जहाज़ उड़ रहा है तो बम भी उसके साथ में क्या कर रहा है? गति कर रहा है, अर्थात उड़ रहा है। तो क्या रहेगा? बम के ठीक ऊपर रहेगा। तो बम के ठीक ऊपर रहेगा। जब बम नीचे गिरेगा, पहुंचेगा, तो हवाई जहाज़ भी क्या रहेगा? बम के ठीक ऊपर ही रहेगा। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 1 है। इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए है। चलिए आ जाते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित सिद्धांत पर रॉकेट कार्य करता है। तो रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? अभी जस्ट हम पिछली सीरीज में, जिसमें हमने आपको साइंस के 30 क्वेश्चन कराए थे, उसमें रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता था बताए थे। तो इसका सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। चलिए हम इसके ऑप्शन देखते हैं। आवोगाद्रो अवधारणा, ऊर्जा संचरण, संवेग संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण है, संवेग संरक्षण है, बर्नौली सिद्धांत है। तो रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? चलिए इसका हम लोग सही आंसर जानते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बर्नौली के सिद्धांत पर रॉकेट कार्य करता है। चलिए देखते हैं हम अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न कौन सा है? लोहे की एक गेंद जिसका पृथ्वी पर भार 10 किग्रा है का अंतरिक्ष में भार होगा। तभी हम जस्ट आज के पहले ही क्वेश्चन पे बात करें हैं। अगर पृथ्वी पर भार 10 किग्रा है तो चंद्रमा पर 1/6 गुना होगा। और अंतरिक्ष में किसी भी चीज़ का भार हमेशा क्या रहेगा? शून्य रहेगा। अंतरिक्ष में किसी भी चीज़ का भार हमेशा क्या रहेगा? शून्य रहेगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 0 किग्रा। लोहे की एक गेंद जिसका पृथ्वी पर भार 10 किग्रा है, और तो अंतरिक्ष में इसका भार क्या हो जाएगा? 0 किग्रा हो जाएगा। आ जाइए हम लोग अगले प्रश्न पर बात करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, वायुमंडलीय दाब का अचानक गिरना इंगित करता है। जो वायुमंडलीय दाब है, इसकी इकाई क्या होती है? ये आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। आइए देखते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। वायुमंडलीय दाब का अचानक गिरना इंगित करता है। ऑप्शन नंबर 1 तूफान को, ऑप्शन नंबर बी वर्षा को, ऑप्शन नंबर सी स्वच्छ मौसम को, ऑप्शन नंबर डी शीत लहर को। तो जल्दी से इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 1, वायुमंडलीय दाब का अचानक गिरना तूफान को इंडिकेट करता है। और हमने अभी आपसे पूछा था वायुमंडलीय दाब की इकाई क्या है? तो इसकी इकाई क्या है? दाब को किस चीज़ से मापते हैं? पास्कल के द्वारा मापा जाता है। आइए हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, पानी से भरे एक बीकर में एक बर्फ़ का टुकड़ा तैर रहा है। जब संपूर्ण बर्फ़ पिघल जाएगी तो ऑप्शन नंबर 1 पानी की सतह नीचे आ जाएगी, पानी की सतह ऊपर उठ जाएगी, पानी की सतह पहले ऊपर उठेगी और फिर नीचे आएगी, ऑप्शन नंबर डी पानी की सतह अपरिवर्तित रहेगी। तो क्लियर, जल्दी से जिन लोगों का इसको आंसर पता है आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे दीजिए। तो क्लियर, हम लोग जानते हैं कि अगर हम किसी भी चीज़ में, अगर कोई बर्तन है उसके अंदर पानी भरा है, उसमें कोई बर्फ़ का टुकड़ा रख देते हैं तो क्या होता है? अचानक अगर उसका तल उड़ गया तो उतना ही रहेगा। क्लियर, अगर चाहे पूरी बर्फ़ गल जाए, चाहे उसमें बर्फ़ रखी रहे, क्या हो जाएगा? उसका आयतन में कोई भी परिवर्तन होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। तो पानी की सतह क्या रहेगी? अपरिवर्तित रहेगी। चलिए देखते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित तत्वों में से कौन अर्धचालक है? ऑप्शन नंबर 1 एल्युमिनियम, ऑप्शन नंबर बी सिलिकॉन, ऑप्शन नंबर सी चांदी, ऑप्शन नंबर डी सीसा। तो जल्दी से आप लोग इसका सही आंसर कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, जिसके लिए आप लोगों को 5 सेकंड का समय दिया जा रहा है। चलिए हम लोग देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या है? सिलिकॉन। क्लियर? तो निम्नलिखित में से कौन अर्धचालक है? वो क्या है? सिलिकॉन है। आइए हम लोग अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। तेल जल के तल पर फैल जाता है क्योंकि तेल जल की अपेक्षा अधिक घना है, तेल जल की अपेक्षा कम घना है। ऑप्शन नंबर 3 है तेल का तल तनाव पानी से अधिक है। ऑप्शन नंबर डी है तेल का तल तनाव पानी से कम है। तो हमारा प्रश्न क्या था? तेल जल के तल पर फैल जाता है क्योंकि तेल का तल तनाव पानी से कम होता है। तो क्लियर? इसका आंसर नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर डी सही है। आ जाते हैं हम अगले प्रश्न पे। ध्वनि का वेग अधिकतम होता है। तो ध्वनि का वेग किस में सबसे अधिकतम होता है? निर्वात में, पानी में, स्टील में, हवा में। तो इसके लिए हम आपको 5 सेकंड का समय दे रहे हैं। आप लोग जल्दी से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। ध्वनि का वेग अधिकतम होता है। ध्वनि का वेग अधिकतम किस में होता है? स्टील के अंदर होता है। चलिए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है यदि BA, BW, BS क्रमशः वायु, जल एवं इस्पात में ध्वनि के वेग हों तो ऑप्शन नंबर 1 BA स्मॉलर देन BW स्मॉलर देन BS, ऑप्शन नंबर बी BS स्मॉलर देन BW स्मॉलर देन BA, ऑप्शन नंबर सी BW स्मॉलर देन BS स्मॉलर देन BA। उसके बाद ऑप्शन नंबर डी है BW स्मॉलर देन BA स्मॉलर देन BS। तो जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर है BA स्मॉलर देन BW स्मॉलर देन BS। क्लियर? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। आ जाते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है चमगादड़ अंधेरी रातों में उड़ सकते हैं और अपना शिकार भी कर सकते हैं। इसका कारण है ऑप्शन नंबर 1 इनकी आँखों के तार बड़े होते हैं, ऑप्शन नंबर बी उनकी रात दृष्टि बहुत अच्छी होती है, ऑप्शन नंबर सी प्रत्येक चिड़िया ऐसा कर सकती है, ऑप्शन नंबर डी ये परध्वनि तरंगे निकालते हैं और उन्हीं के द्वारा निर्देशित होते हैं। तो क्लियर? तो इसका ये पराध्वनि तरंगे निकालते हैं। क्लियर? परध्वनि नहीं पराध्वनि लिखा हुआ है। तो जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका सही आंसर बता दीजिए। इसका सही आंसर क्या है, जिसके लिए आप लोगों को 5 सेकंड का टाइम दिया जा रहा है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी ये पराध्वनि तरंगे निकालते हैं और उन्हीं के द्वारा निर्देशित होते हैं। आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है पराश्रव्य तरंगों के बारे में निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन नंबर 1 ये कीड़ों को नष्ट कर सकती हैं, ऑप्शन नंबर बी ये कपड़ों से धूल हटाकर उन्हें साफ कर सकती हैं, ऑप्शन नंबर सी इनका उपयोग बीमारियों के उपचार के लिए किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी ये स्वचालित दरवाज़ों को नियंत्रित कर सकती हैं।
तो जल्दी से आप लोग इसका सही आंसर कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। इसका सही आंसर है इसका सही आंसर क्या है? चलिए ऑप्शन नंबर देख लीजिए। उक्त कथनों में 1 व 2 सही हैं, 3 तथा 4 सही हैं। ऑप्शन सी 1, 2 और 3 सही हैं। ऑप्शन डी सभी सही हैं। तो जल्दी से बताइए पराश्रब तरंगों के बारे में कौन सा कथन सही है? इसका कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका ऑप्शन सही है ऑप्शन नंबर डी, सभी कथन सही हैं। तो क्लियर, पराश्रव्य तरंगें क्या करती हैं? कीड़ों को नष्ट कर सकती हैं। ये कपड़ों से धूल हटाकर उन्हें साफ कर सकती हैं। इनका उपयोग बीमारियों के उपचार के लिए भी किया जाता है। चलिए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है सीटी स्कैन करने में प्रयोग में लाई जाती हैं अवरक्त किरणें, पराश्रव्य तरंगें, दृश्य प्रकाश, एक्स किरणें। तो सीटी स्कैन करने में किस तरीके के तरंगों का प्रयोग करते हैं, किस तरीके के किरणों का प्रयोग करते हैं? जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए। सीटी स्कैन करने में हम लोग किस तरीके के तरंगों का प्रयोग करते हैं? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, एक्स किरणों का। चलिए देखते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न क्या है? राडार का प्रयोग मुख्य रूप से किया जाता है। तो राडार का प्रयोग किस चीज़ में मुख्य रूप से किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए, प्रकाश तरंगों द्वारा वस्तुओं का पता लगाने के लिए। ऑप्शन नंबर बी, ध्वनि तरंगों को परावर्तित करके वस्तुओं का पता लगाने के लिए। ऑप्शन नंबर सी, रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की उपस्थिति और स्थिति ज्ञात करने के लिए। ऑप्शन नंबर डी, वर्षा के जल भरे बादलों का पीछा करने में। तो जल्दी से इसका सही बताइए, राडार का प्रयोग मुख्य रूप से किसमें किया जाता है? चलिए देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की उपस्थिति और स्थिति ज्ञात करने के लिए करते हैं। तो राडार का प्रयोग रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की उपस्थिति और स्थिति ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है। चलिए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है सोनार में हम उपयोग करते हैं। ऑप्शन ए, रेडियो तरंगों का। ऑप्शन बी, श्रव्य ध्वनि तरंगों का। ऑप्शन सी, पराश्रव्य तरंगों का। और ऑप्शन नंबर डी, अपश्रव्य तरंगों का। तो जल्दी से आप लोग इसका सही आंसर कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है सोनार में हम लोग पराश्रव्य तरंगों का प्रयोग करते हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। शरीर की सतह से स्वेदन, पसीना बहना द्वारा जल की हानि निर्भर करती है। तो शरीर की सतह से स्वेदन अर्थात पसीना बहना जिसे कहते हैं, जिसे जो जल की हानि निर्भर करती है, ये किसके वजह से निर्भर करती है? ऑप्शन ए, केवल वातावरण के ताप पर। ऑप्शन बी, केवल वातावरण की नमी पर। ऑप्शन सी, उपर्युक्त दोनों। ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या है? जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उपर्युक्त दोनों। तो शरीर की सतह से स्वेदन द्वारा जल की हानि किस पर निर्भर करती है? केवल वातावरण के ताप पर और केवल वातावरण की नमी पर। तो अर्थात इन केवल से कोई फायदा नहीं है, यहाँ पे वातावरण के ताप और वातावरण की नमी अर्थात दोनों पर निर्भर करता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न,
रेफ्रिजरेटर अर्थात फ्रिज में खाद्य पदार्थ ताज़ा रखने हेतु सुरक्षित तापमान है 4 डिग्री सेल्सियस, 8 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री सेल्सियस। तो जल्दी से आप लोग इसका सही ऑप्शन कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए 4 डिग्री सेल्सियस। तो रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ ताज़ा रखने हेतु सुरक्षित तापमान क्या है? 4 डिग्री सेल्सियस। चलते देखते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, बादल आच्छादित रातें स्वच्छ आकाश वाली रातों से अधिक गर्म होती हैं। अर्थात जब बादल आसमान में घेरे हुए रहते हैं और साफ आसमान से क्या होती हैं, वो रातें अधिक गर्म होती हैं। इसका रीज़न क्या है? चलिए देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1, बादल पृथ्वी तथा हवा से ऊष्मा का विकिरण रोकता है। ऑप्शन नंबर 2, बादल दिन में सूर्य की रोशनी को ग्रहण करते हैं और रात को गर्मी का विकिरण करते हैं। ऑप्शन नंबर सी, बादल वातावरण को आर्द्र बनाते हैं तथा ऊष्मा उत्पन्न करते हैं। ऑप्शन नंबर डी, बादल हवा की गति को अवरुद्ध करके उष्णता उत्पन्न करते हैं। तो चलिए सही आंसर आप लोग तुरंत कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए। तो इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बादल पृथ्वी तथा हवा से ऊष्मा का विकिरण रोकते हैं। क्लियर? इसी वजह से बादल वाली रातें साफ वाली रातों से अधिक क्या होती हैं? गर्म होती हैं। आइए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, थर्मोस्टेट का कार्य है। थर्मोस्टेट का कार्य है। ऑप्शन नंबर 1, तापमान को कम करना। ऑप्शन नंबर 2, हिमायन ताप को बढ़ाना। ऑप्शन नंबर 3, एक समान तापमान को बनाए रखना। ऑप्शन नंबर 4, गलनांक को घटाना। तो जल्दी से आप लोग सही आंसर बता दीजिए। इसका सही आंसर है थर्मोस्टेट का कार्य एक समान तापमान को बनाए रखना। तो थर्मोस्टेट का क्या कार्य है? एक समान तापमान को बनाए रखना। चलिए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में समय लगता है। तो इस प्रश्न का सभी लोगों को आंसर पता है और जल्दी से इसका आंसर आप लोग बता दीजिए। इसका आंसर क्या है? इसके लिए हमें ऑप्शन पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 8 मिनट। तो प्रकाश को सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? 8 मिनट लगता है। तो चलिए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। श्वेत वस्त्र काले वस्त्रों की अपेक्षा ठंडे होते हैं क्योंकि? श्वेत वस्त्र काले वस्त्रों की अपेक्षा ठंडे होते हैं क्योंकि ये पूर्ण प्रकाश अवशोषित कर लेते हैं, ये प्रकाश अभिच्छेदन रोकते हैं, ये सूर्य के प्रकाश को पूर्णतः ठंडा करते हैं, ये संपूर्ण प्रकाश को परावर्तित करते हैं। तो जल्दी से इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए। श्वेत प्रकाश काले वस्त्रों की अपेक्षा ठंडे होते हैं क्योंकि ये संपूर्ण प्रकाश को परावर्तित कर देते हैं। इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, ये संपूर्ण प्रकाश को परावर्तित करते हैं। चलिए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, प्रकाश ऊर्जा का ऑप्टिकल फाइबर में संचरण निम्नलिखित घटना के अनुप्रयोग द्वारा किया जाता है। तो प्रकाश ऊर्जा का ऑप्टिकल फाइबर में संचरण अर्थात संचलन किसके द्वारा किया जाता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के तहत, अवशोषित शक्ति के द्वारा, प्रकीर्णन के द्वारा, अपवर्तन के द्वारा। तो जल्दी से आप लोग इसका सही आंसर बता दीजिए। इसका सही आंसर है ऑप्टिकल फाइबर में संचरण प्रकाश का किस माध्यम से करते हैं?
ऑप्शन नंबर 1 पूर्ण आंतरिक परावर्तन के माध्यम से हम लोग करते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स समूह से संबंधित नहीं है? तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स समूह से संबंधित नहीं है, जिसके 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन नंबर 1 थायमीन, ऑप्शन नंबर बी राइबोफ्लेविन, और इसका ऑप्शन नंबर सी है रेटिनॉल, और ऑप्शन नंबर डी है पारिडॉक्सिन। तो कौन सा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स समूह से संबंधित नहीं है? थायमीन, राइबोफ्लेविन, रेटिनॉल, पारिडॉक्सिन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी पारिडॉक्सिन। पारिडॉक्सिन विटामिन बी कॉम्प्लेक्स समूह से संबंधित नहीं है। चलिए देखते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है इंद्रधनुष दिखाई पड़ता है। तो सबसे पहले ऑप्शन नंबर 1 है पतली झिल्लियों द्वारा व्यक्तीकरण के कारण। ऑप्शन नंबर बी सूर्य के प्रकाश के विक्षेपण के कारण। ऑप्शन नंबर सी सूर्य के प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। ऑप्शन नंबर डी सूर्य के प्रकाश के विवर्तन के कारण। तो आप लोग जल्दी से 5 सेकंड के टाइम में इसका आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी सूर्य के प्रकाश के विक्षेपण के कारण। इंद्रधनुष हमेशा किस वजह से दिखाई पड़ता है? सूर्य के प्रकाश के विक्षेपण के कारण। चलिए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है जल के अंदर वायु का बुलबुला व्यवहार करता है। तो जल के अंदर वायु का बुलबुला किस तरीके से व्यवहार करता है? जिसका ऑप्शन नंबर 1 है द्विफेसी लेंस जैसा, अभिसारी लेंस जैसा, अपसारी लेंस जैसा, शंक्वाकार लेंस जैसा। तो जल्दी से आप लोग इसका आंसर बता दीजिए। जल के अंदर वायु का बुलबुला व्यवहार करता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी अपसारी लेंस जैसा। तो जल के अंदर वायु का बुलबुला अपसारी लेंस जैसा व्यवहार करता है। चलिए हम लोग देखते हैं हम अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न क्या है? मानव की सामान्य स्वस्थ आँख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी मानी जाती है। मानव की सामान्य स्वस्थ आँख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी मानी जाती है 50 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। तो आप लोग जल्दी से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी 25 सेंटीमीटर। मानव की सामान्य स्वस्थ आँख के लिए स्पष्ट दूरी अर्थात स्पष्ट दृष्टि के लिए न्यूनतम दूरी कितनी मानी जाती है? 25 सेंटीमीटर मानी जाती है। चलिए हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है? CFL का पूर्ण रूप है कॉम्पैक्ट फ्लोरिसेंट लैंप, सेंट्रली फिक्स्ड लैंप, केमिकल फ्लोरिसेंट लैंप, कंडेंस्ड फ्लोरिसेंट लैंप। तो जल्दी से आप लोग इसका सही आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए। CFL का पूर्ण रूप क्या है? तो CFL का पूर्ण रूप क्या है? कॉम्पैक्ट फ्लोरिसेंट लैंप। जो इसका ऑप्शन नंबर ए दिया गया है कॉम्पैक्ट फ्लोरिसेंट लैंप, ये क्या है? CFL का पूर्ण रूप है। अगर आप लोगों को हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो आप लोग हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। चलिए देखते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है निकट दृष्टि दोष मायोपिया अर्थात निकट दृष्टि दोष
ये पूछेंगे या मायोपिया पूछेंगे, दोनों में से कभी कभी साथ में दे देते हैं या किसी एक एक को अलग अलग देंगे। वाला व्यक्ति देख सकता है नज़दीक स्थित वस्तु को स्पष्ट रूप से, दूर स्थित वस्तु को स्पष्ट रूप से, नज़दीक एवं दूर स्थित वस्तु दोनों को स्पष्ट रूप से, इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से आप लोग इसका सही आंसर कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। निकट दृष्टि दोष के लिए किस लेंस का प्रयोग करते हैं? क्लियर। उसके बाद निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति किस तरीके की वस्तु को देख सकता है? तो इसका सही आंसर क्या है? निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग करते हैं? अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। किस लेंस का प्रयोग करते हैं? अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। तथा निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति अर्थात मायोपिया वाला व्यक्ति देख सकता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? नज़दीक स्थित वस्तु को स्पष्ट रूप से, अर्थात निकट में नज़दीक वाली वस्तु को स्पष्ट रूप से देखते हैं, दूर में दूर वाली वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग करते हैं? अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। तो चलिए हमारा अगला प्रश्न, जो आज के प्रश्न की श्रृंखला से लास्ट प्रश्न है, क्योंकि प्रश्नों की संख्या ज़्यादा हो जाएगी और वीडियो क्या हो जाएगा, बहुत लॉन्ग हो जाएगा, जिसके लिए हम 30 पे ही से समाप्त करते हैं। हम इसे आगे के प्रश्न श्रृंखला में आगे के प्रश्नों को पूरा करेंगे। चलिए देखिए अगला प्रश्न है, मृग मरीचिका का कारण है। ऑप्शन नंबर 1 प्रकाश का व्यक्तीकरण, प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का ध्रुवण, प्रकाश का पूर्णांतरिक परावर्तन। तो मृग मरीचिका का क्या कारण है? आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका सही आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो मृग मरीचिका का क्या कारण है? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन की घंटे को दबा सकते हैं कि जैसे ही हमारा कोई भी वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। सब्सक्राइब कीजिए टारगेट विद एसएससी 360 चैनल को और दबाइए बेल आइकन लेटेस्ट एजुकेशन वीडियोज़ और अपडेट्स की नोटिफिकेशन पाने के लिए।